चलिए, तो मैंने आपको टेपेटम के बारे में क्या क्या बातें बता दी। मैंने आपको टेपेटम के बारे में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बता दिया। अच्छा बताओ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल एन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं? निधि, कैपिटल एंड स्मॉल एन। हाँ, चुप। हाँ, किस चीज मल्टी को? बच्चों के न्यूक्लिएटेड लिए ना। कंडीशन को किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो 2n अच्छा, और ओके, कैपिटल ठीक। एन पॉलीपोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। यही तो मुस्कान भी कंफ्यूज हो रही थी इतने देर से। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब मेनी न्यूक्लियस, सिंपल सी बात है। हाँ, पॉलीपोलैरिटी का मतलब बोलेंगे तो आप मोर देन 2n बोलेंगे। और एंडोमाइटोसिस का मतलब भी मैंने समझा दिया। एंडोमाइटोसिस का क्या मतलब है बताओ? कि इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या हो जा रहा है? क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जा रहा है। दैट्स द एंडोमाइटोसिस। और रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियर का मतलब क्या है? कि जो न्यूक्लियस बनना चाहिए था इन जनरल टीलोफेज में बनना चाहिए था, लेकिन एनाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, न्यूक्लियस बन गया। दैट काइंड ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियर। अब एक टर्म है पॉलीटीनी। तो याद कीजिए, जो अपना क्रोमोसोमल मटेरियल धागे के फॉर्म में होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? लक्की, क्या बोलते थे? क्या? धागे के फॉर्म में जो होता था, देखो इधर देखो, ये मान लो टेपेटम मनीष का सेल बोलते। है। इधर देखो, ये मनीष टेपेटम यार। का सेल है। ठीक है, ये टेपेटम सेल है, ये टेपेटम सेल है। और ये वही बाद का टेपेटम सेल, वो इनिशियल और ये लेटर ऑन टेपेटम सेल है। और टेपेटम सेल का ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। और ये क्या है? न्यूक्लियस। अब सुनिए, याद कीजिए, इन जनरल टेपेटम जो भी सेल, अभी सेल डिवीजन नहीं कर रही है, डिवीजन में नहीं है, तो उसके अंदर क्रोमोजोमल मटेरियल किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटीन, क्रोमेटिड या क्रोमोजोम? क्रोमेटीन फाइबर। क्रोमेटीन। तो ऐसे ऐसे जितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम उतने नंबर ऑफ क्रोमेटीन होंगे। तो याद कीजिए, क्रोमेटीन ऐसे धागे के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये एक एक धागा एक एक क्रोमोजोम को बेसिकली रिप्रेजेंट करता था। याद कीजिए जब पढ़ाया था सेल डिवीजन में, 1 2 3 एंड सो। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि बाद में न्यूक्लियस कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 का धागा है ना, तो इसमें एक नहीं कई सारे धागे हैं, एक 1 का ही। ये देखो 1 का ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ याद आ रहा है? और ये सभी 1 के ही हैं। मान लो क्रोमोसोम 1 के 1 1 1 1 1 सो, ऐसे ही 2 के, ऐसे ही 2 के, 2 वाले भी एक नहीं कई सारे धागे। ये सब कौन है? 2 वाले। ऐसे ही सारे के सारे क्रोमोसोम। और बताओ, एक ही क्रोमोसोम में कई सारे क्रोमेटीन का पाया जाना, दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एज पॉलीटीन क्रोमोसोम। कुछ याद आ रहा है? दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एज पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो जो, और ये क्या है? ये है नॉर्मल क्रोमोसोम। नॉर्मल क्रोमोसोम। तो एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मल क्रोमोसोम के पास 2 ही क्रोमेटिड होता है। कितना होता है? 2, जो आगे चल के दो क्रोमेटिड बना देगा। लेकिन पॉलीटीन क्रोमोसोम के पास मोर देन 2 क्रोमेटिड होता है। मतलब ऐसा धागा जिससे आगे चल के मोर देन 2 क्रोमेटिड बनेगा। तो जो इनिशियली न्यूक्लियस होती है, इनिशियल न्यूक्लियस, उसके पास नॉर्मल क्रोमोसोम होता है। और जो लेटर ऑन न्यूक्लियस होती है उसके पास पॉलीटीन क्रोमोसोम बन जाता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पॉलीटीनी। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पॉलीटीनी। ये क्रोमेटिड क्या है बताओ? बताओ, याद करो, बोला था क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिड क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन, याद है? डीएनए प्लस प्रोटीन कोट, इसी को बोलते थे ना। ये क्रोमेटिड क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन कोट, डीएनए प्लस प्रोटीन कोट।
तो ये सारा कुछ शो करता है कौन? आपका टेपेटम का सेल। क्या क्या फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि टेपेटम की सेल क्या क्या शो करती है। स्टार्टिंग से याद करो ये सब जो अभी पढ़ा रहा था मैं आपको। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, पॉलीप्लॉइडी, एंडोमाइटोसिस, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई और पॉलीटीनी। कोई दिमाग लगा के बता सकता है इन पांचों फीचर के वजह से टेपेटम सेल के अंदर किस चीज का अमाउंट या कंटेंट बढ़ गया? दिमाग लगा के बताओ, सोच के बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर जवाब दियो तो एक्सप्लेन भी कर ही दो। कैसे कैसे? कैरियोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस पहले एच से चलेगा ही। निधि को बोलने दो, डुप्लीकेट। निधि को बोलने दो। आंसर वो दिया। हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, कैरियोकाइनेसिस चल रहा है तो एच से डीएनएफिकेशन हो रहा होगा, डीएनए कंटेंट बढ़ जा रहा है। अच्छा, डिवाइड करें आपको पांचों फीचर में करें। आपको पांचों फीचर में एक्सप्लेन करना है कि इन पांचों कारणों की वजह से डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है। मल्टी न्यूक्लियस बन रहा है। ठीक, हर न्यूक्लियस में डीएनए क्या होगा? ठीक। कौन सा डीएनए बना होगा क्या होगा? दूसरा पॉलीप्लॉइडी हुआ है। पॉलीप्लॉइडी यानी क्रोमोसोम का पेयर्स बढ़ रहा है इसमें। हर क्रोमोसोम में डीएनए फिक्स रहता है और नंबर बढ़ रहा है उसका, डीएनए भी बढ़ रहा है। एंडोमाइटोसिस हुआ है। एंडोमाइटोसिस क्रोमोसोम का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं हट रहा है और क्रोमोसोम बंध जा रहा है, तो सब में डीएनए में जा रहा होगा ज्यादा ज्यादा। और रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई में भी यही हो रहा है कि जल्दी जल्दी न्यूक्लियस बन रहा है। कुल मिला के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। पॉलीटीनी में भी यही है, एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड ज्यादा, मतलब क्रोमेटिड ज्यादा आ रहा है, उसके अंदर डीएनए होता है। इन पांचों कारणों की वजह से ओवरऑल टेपेटम सेल का डीएनए बढ़ गया। याद कीजिए, डीएनए का वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन शो करता है, यानी कि फंक्शनल डीएनए सेगमेंट, उसी को जीन कहते हैं, जो आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने पढ़ाया है, या अभी वाले बच्चों को बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे आप। तो कुल मिला के आपको ऐसा नहीं लगता है कि टेपेटम सेल में ज्यादा फंक्शनल जीन आ गए? बोलो, इन पांचों फीचर की वजह से। और ज्यादा जीन है तो ज्यादा प्रोटीन बनेगा, ज्यादा जीन है तो प्रोटीन ज्यादा बनेगा। एंड यू नो, अगर ज्यादा प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन एज अ प्रोटीन न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करेगा। तो बताओ, टेपेटम सेल के पास ज्यादा डीएनए, ज्यादा जीन, तो वो ज्यादा प्रोटीन बनाएगा, और वो न्यूट्रिशन बना बना के, उस प्रोटीन को बना बना के वो किसको देगा? अंदर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को एज अ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। और इन्हीं कारणों की वजह से टेपेटम एक प्रकार का न्यूट्रिटिव लेयर होता है। बोलो कितनों को समझ में आया कि टेपेटम क्यों न्यूट्रिटिव लेयर है? उनके पीछे ये 5 कारण है। क्योंकि इन पांचों कारणों की वजह से ओवरऑल क्या हुआ? इन पांचों कारणों की वजह से ओवरऑल डीएनए का अमाउंट बढ़ गया। डीएनए के अमाउंट बढ़ने से जीन का, फंक्शनल जीन का नंबर बढ़ गया। उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ गया, और यही प्रोटीन एज अ न्यूट्रिएंट एक्ट करता है। डीएनए बढ़ा, जीन बढ़ा और प्रोटीन बढ़ा, और यही प्रोटीन मिल रहा है किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। दैट्स व्हाई टेपेटम एक्ट एज न्यूट्रिटिव लेयर। समझ में आया क्या? लोग वाग मार्केट में बोटनी पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं कि बेटा टेपेटम इज अ न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। क्यों बेटा? हाँ बस क्योंकि न्यूट्रिशन बनाता है। भाई बाकी लेयर भी तो है अंदर के वॉल में, वो न्यूट्रिशन क्यों नहीं बना रहा है? टेपेटम ही क्यों बना रहा है? सोच कर देखो, आखिर ऐसा क्या था टेपेटम में? ये 5 कारणों की वजह से टेपेटम बना रहा है। ये चीज और किसी अंदर की वॉल के लेयर में देखने को नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई टेपेटम एक्ट एज न्यूट्रिटिव लेयर। और मैंने बोला था कि टेपेटम भी 2 प्रकार का है, जो न्यूट्रिशन देता रहे लगातार और खुद को कोई नुकसान ना हो, ऐसे टेपेटम को बोलते हैं ग्लैंडुलर, मतलब कि सिक्रीटरी। अरे प्रोटीन सिक्रीट कर रहा है, ग्लैंडुलर नेचर है, सिक्रीशन नेचर है। और ये कॉमन टाइप ऑफ टेपेटम था जो कल मैंने आपको बताया था, याद है ना? कॉमन टाइप ऑफ टेपेटम ये वाला। और कुछ ऐसे टेपेटम हैं जो न्यूट्रिएंट देने के बाद खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, खुद का नुकसान हो जाता है न्यूट्रिशन देने से। ऐसा इन्वेसिव या पेरीप्लाज्मोडिया या अमीबॉइड टाइप ऑफ टेपेटम है। सो दिस इज ऑल अबाउट
टेपेटम, यहां जाके टेपेटम समाप्त होता है। अब टेपेटम तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पहले क्लियर करें, तब आगे बढ़ेंगे। निधि, निधि, एनी डाउट यहां तक? सर, हाँ जो रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियर वाला था पॉइंट, हाँ आप हाँ, बताए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनाफेज में वापस आ रहा है, एनाफेज में ही बन जा रहा है। हाँ, लेकिन वो तो टूट ही रहा है ना, क्या एनाफेज में है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा ही नहीं कभी ना, तो फिर से रीकनेक्ट कैसे होगा? हाँ सुनो, बता रहा हूँ। एक्चुअल में हाँ, सही सवाल है कि सर जब प्रोफेज में डिसइंटीग्रेशन ही नहीं हुआ तो एनाफेज में बनेगा क्या? विदाउट डिसइंटीग्रेशन, बता रहा हूँ, डायग्राम बना के बता रहा हूँ। विदाउट डिसइंटीग्रेशन 1 से 2 न्यूक्लियस बन गया, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा नहीं, डायग्राम बना के बता दो, रफली बना दे रहा हूँ यहाँ पे, समझो। ये था सेल, उसमें था ये एक न्यूक्लियस मान लो, इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया। अब ये न्यूक्लियस, ये आधा मेम्ब्रेन लेके एक बन गया और ये आधा मेम्ब्रेन लेके एक बन गया, एक और एक 2। तो एक्चुअल में न्यूक्लियस डबल हो गया, तो दोनों न्यूक्लियस का अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो हो गया, और ये सबका मेनाफेज में ही हो गया। दैट काइंड ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियर। अब क्लियर है निधि? तो ये एक तरह से मल्टी न्यूक्लियर, हाँ हाँ हाँ, और क्या, इसी वजह से तो मल्टी न्यूक्लिएटेड क्रिएट हो जाएगा, इसी वजह से तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। और कोई डाउट यहां तक? लक्की, शुभम, नो सर। रिया पटेल, सर एक बार पॉलीटेनी वाला स्लाइड लाइएगा। पॉलीटिनी, ये रहा पॉलीटिनी। यहाँ पे आप जो इनिशियल और लेटर ऑन लिखे हैं, ये मतलब ये किस बेसिस पे लिखे हैं? अरे डिवीजन के बाद? नहीं, जो स्टार्टिंग में टेपेटम सेल होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, उसके पास जो भी क्रोमोसोमल कंटेंट है, सारे के सारे क्रोमोसोमल कंटेंट के पास दो दो धागा होता है, जो आगे चल के दो दो क्रोमेटिन बनाएगा, ठीक। लेकिन जब उसी के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं ना, आपको पता है, तो हर न्यूक्लियस के अंदर जो अंदर में क्रोमेटिन है, एक एक क्रोमोसोम का, तो उसमें जो दो दो क्रोमेटिन होते थे, उसमें अब क्रोमेटिन का नंबर भी बढ़ गया, 2 से ज्यादा हो गया, जो आगे चल के 2 से ज्यादा क्रोमेटिन बनाएंगे। ऐसा बाद में होता है जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो जाता है। अब समझ में आया? और कोई डाउट? शुभम, ऐसे मुस्कान, नो सर। चलिए, तो आपको ये पांचों पॉइंट नोट्स में भी लिखने इसी तरीके से। अब टेपेटम का फंक्शन, तो एक फंक्शन तो आपको मैंने बता ही दिया कि चूंकि टेपेटम के पास डीएनए कंटेंट बहुत ज्यादा हो चुका है इन पांचों कारणों की वजह से, तो उसके पास जीन भी ज्यादा है, तो प्रोटीन भी ज्यादा बन रहा है। एक बार बता दो, प्रोटीन बन के कहाँ रहेगा? टेपेटम के साइटोप्लाज्म में ही, और बाद में देगा किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। तो टेपेटम की साइटोप्लाज्म गहरा डेंस होगा या फीका होगा? कुछ सोचो, कॉन्सेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूटेड होगा? डेंस हो गया। डेंस होगा, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा है, और ये सारा न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड करेगा किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। इसीलिए टेपेटम न्यूट्रिटिव लेयर की तरह एक्ट करता है समझ में? तो एक्चुअल में एनसीईआरटी को एक लाइन समझाने के लिए ना इतना डेप्थ में घुसना पड़ता है, आसान नहीं है, इतना मजाक नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए अगला, टेपेटम। अभी जो बाकी के 3 पॉइंट बताऊंगा ये आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको फिलहाल के लिए याद रखना है, क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा। टेपेटम पॉलेन ग्रेन के एक्साइन वाले जो वॉल होते हैं उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक। टेपेटम इंसेक्ट पोलिनेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? ये सारा बात आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा। टेपेटम कंपैटिबिलिटी एंड इनकंपैटिबिलिटी में भी हेल्प करता है। ये बात आपको अभी समझ में आएगा, 4-5 लेक्चर बाद समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप टेपेटम के नीचे के 3 फंक्शन क्या करेंगे? सीधा सीधी याद कर लेंगे, और मैं रटने नहीं बोल रहा हूं, एक्सप्लेनेशन दूंगा आगे के लेक्चर में। तो दिस इज ऑल अबाउट टेपेटम, ठीक है। अब चलते हैं
हम अपने अगले हेडिंग की तरफ, जिस हेडिंग का नाम है डेवलपमेंट ऑफ एंथर वॉल का डेवलपमेंट। सुनो, आप जल्दी से मुझे बताएं, अगर मैं एंथर का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, क्रॉस सेक्शन, सॉरी ट्रांसवर्स सेक्शन, तो जल्दी से बताओ, यूजुअली एंथर का क्रॉस सेक्शन किस शेप का दिखता है? मुस्कान, एंथर का क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन किस शेप का दिखता है? जल्दी बताओ मुस्कान। सर टेट्रागोनल। गुड, टेट्रागोनल। तो ये है टेट्रागोनल। अरे अरे अरे, ठीक है। सबसे बाहर की लेयर इसमें क्या होती है मुस्कान? सर एपिडर्मिस। अब तक तो याद हो ही चुका होगा ये सब। ये सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सर ये सिंगल लेयर होता है। इसके अंदर कौन सी लेयर होती है? एंडोथीशियम। एंडोथीसियम सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सर ये भी सिंगल लेयर होता है। कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता का है। मतलब क्या है यहाँ पे? कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कि थ्रू एंथर के वॉल पे थ्रू आउट रहता है। नेक्स्ट थ्रू लेयर। आउट एंथर वॉल अच्छा, चारों कॉर्नर पर इज गोल गोल कंटिन्यूअस। जैसा एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? सर माइक्रोस्पोरेंजिया। और क्या बोलते हैं उसको? सर कॉलिन सैक। तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल होता है और सिंगुलर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, बताओ, इसके बाहर जो ये लेयर हाँ है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज? सर इसको मिडिल लेयर बोलते हैं। ये सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सर ये मल्टी लेयर होता है। कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। ये लेयर लाइफ टाइम रहती है उस फ्लावर में या बन के तुरंत खत्म होने वाली है? सर लाइफ टाइम नहीं रहती। अच्छा, जब तक जिंदा रहती है, जिंदा रहते रहते ये कौन सा काम करके गुजर जाती है? सर टेपिटम को न्यूट्रिशन। हम्म। और अंदर की लेयर ये क्या है? सबसे अंदर वाली लेयर जल्दी बताओ। टेपिटम। ये टेपिटम। सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? सर ये सिंगल लेयर है सर। सिंगल लेयर, ठीक। तो अब देखो, ये जो चार लेयर आपने बताया है, आपके मन में कभी आया कि ये लेयर बना कैसे? सबसे बाहर एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और उसके अंदर एंडोडर्मिस, सॉरी एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम, और उसके अंदर मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर, और सबसे अंदर टेपेटम, सबसे अंदर टेपेटम। ठीक है, हम आपसे बात करने वाले हैं कि आखिर ये चारों लेयर बना कैसे। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो, ये फ्लावर था, ऊपर में एंथर, एंथर के जस्ट नीचे क्या होता है बोलो? तो मुस्कान, एंथर के जस्ट नीचे, एंथर के जस्ट नीचे स्टेमिन में कनेक्टर। कनेक्टिव। तो मुझे बताओ, कनेक्टिव। अगर मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा, तो जब मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा ऊपर से, तो मुझे ये टेट्रागोनल शेप दिखा। क्या दिखा? टेट्रागोनल शेप। ये फिगर किस चीज का है? ये फिगर है टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर, जो कैसा शेप का है? अभी आपने बताया था टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल, और उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? ये क्या माइक्रोस्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया इन टीएस ऑफ एंथर, इन टीएस ऑफ एंथर। ये किस शेप का दिखता है? कल भी बताया हूं, शुभम। सर्कुलर। हाँ ठीक है, नियर सर्कुलर होता है सर। नियर सर्कुलर। अब मुझे एक बात बताओ कि आपको इसमें क्या यहां पे कनेक्टिव दिखेगा? कभी नहीं दिखेगा भाई। आप ट्रांसफर सेक्शन लिए हो ना, तो बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जब आप इसको कट करोगे तो नीचे कनेक्टिव है, उसके जस्ट एंथर के नीचे होता है, तो कट करते जाओ करते करते जाओ, तो जब नीचे का हिस्सा काटने लगोगे एंथर का, तो आपको सेंटर पर यहां पर गोल गोल जैसा कोई स्ट्रक्चर दिखेगा। बताओ एक्चुअल में ये क्या है निधि? एक्चुअल में ये क्या है? यही है कनेक्टिव, ये कनेक्टिव का कट सेक्शन है। तो एक्चुअल में ये क्या है? कनेक्टिव, जो मैंने आपको अब तक नहीं दिखाया था किसी भी डायग्राम में। कितनों को समझ में आया कि हाँ सर कनेक्टिव बीच में सेंटर पे उस पर दिखेगा? हाथ खड़ा कर दें, कितनों को फील हो गया? क्लियर? तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ये एंथर के जस्ट नीचे होता है, तो लिख देता हूं, longitudinally located just below एंथर। चलो, ये वाला तो डायग्राम आपको 1000 बार अब समझ में आ गया। अब मेरा कंसर्न ये है कि ये चारों वॉल आपको, जो ये 4 वॉल आप लिख रहे हैं यहाँ पे, एपिडर्मिस, लो मैं यहां से ले रहा हूं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और ये टेपेटम, इस क्रॉस सेक्शन को मैं क्या करूंगा यहाँ पे जूम करके समझाऊंगा कि आपको ये चारों वॉल कैसे मिली, कैसे बना। पता है स्टार्टिंग में एंथर कैसा था? आप ना आज इसको टेट्रा गोनल दिखा रहे हो, स्टार्टिंग में पता है एंथर कैसा था? ऐसा था, देखो ऐसा, यही एंथर था। और इसमें भर भर के क्या थे? इसमें भर भर के क्या थे? बस एपिडर्मल सेल, सिर्फ एपिडर्मल सेल थे और कुछ भी नहीं था। सिर्फ क्या थे? एपिडर्मल, एपिडर्मल सेल। और एक कंप्लीट एंथर था, नीचे फिलामेंट, सॉरी कनेक्टिव, एंड देन नीचे फिलामेंट, ये फिलामेंट और ये कनेक्टिव था, ये कनेक्टिव था, लॉन्गिट्यूडनल भी दिखा रहा हूं, और ये जो एपिडर्मल सेल का ग्रुप था इसी को बोल देते थे एंथर, कि ये एंथर है। ठीक है साहब? और एक्चुअल में ये जो एपिडर्मल सेल था, ग्रुप ऑफ एपिडर्मल सेल, ये एक्चुअल में किस नेचर का था? मेरिस्टेमेटिक। हाँ भाई, प्लांट एनाटॉमी जो नहीं पढ़े हैं घबराए नहीं, आपको बाद में लेक्चर दिखवाऊंगा, और जो मेरे से पढ़ चुके हैं उनको याद होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो ये क्या था? मेरिस्टम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बस इतना जान लो, मुस्कान, रिया और शुभम के प्लांट एनाटॉमी बता रहा हूं, ऐसा टिश्यू होता है जो लगातार डिवाइड करता है। तो स्टार्टिंग में एंथर में ये टेट्रागोनल फेट्रागोनल ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ग्रुप ऑफ क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बस यही था। तो सवाल है कि इससे आखिर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आज डेवलप हो गया, ये कैसे हुआ, हमें यही पढ़ना है। और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सेल डिवीजन के 2 मोड, 2 तरीके, जिसमें एक डिवीजन आता है एंटीक्लाइनल डिवीजन
और एक डिवीजन आता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। और जो अभी मैं बता रहा हूं ना एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल, बहुत आसान है ये, लेकिन अच्छे अच्छे समझाने वाले भी इसको नहीं समझ पाए हैं। और जब समझाने वाले ही नहीं समझ पाए तो समझने वाला तो नहीं ही समझ पाएगा ना। समझ में आ रहा है? समझाने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेचारा बच्चा तो कंफ्यूज रहबे करेगा। तो मैं आपको एकदम देसी भाषा में बता रहा हूँ एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या। तो इससे इस पार्ट को अभी हम यही होल्ड करते हैं और चलते हैं पहले टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन पे। एंथर वॉल जो बनता है उसी दौरान ये दो डिवीजन देखने को मिलते हैं, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल। तो पहला पेरी वर्ड का समझे, पेरी वर्ड का मतलब समझे क्या होता है। पेरी वर्ड का मतलब होता है, पेरी वर्ड का मतलब होता है पैरेलल। पेरी वर्ड का मतलब क्या होता है? पैरेलल। ओके। और क्लाइनल वर्ड हम यूज करते हैं किस डायरेक्शन के लिए? तो क्लाइनल वर्ड हम यूज करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के लिए। किसके लिए? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के लिए। ठीक है साहब। और एंटी वर्ड, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट। और क्लाइनल का मतलब अभी बताया हूं। हाँ बताओ शुभम, क्लाइनल का मतलब क्या बताया अभी? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है साहब। अब मैं आपको कह रहा हूं, देखो गौर से, अभी बताया आपको कि अगर मान लो कि ये एंथर है, देखो इधर शुरुआत में एंथर ऐसा ही था ना, जिसमें क्या थे? ग्रुप ऑफ केवल और केवल मेरिस्टेमेटिक सेल, यस और नो? और तो कुछ नहीं था, अभी बताए ना। और इसके अलावा कुछ था ही नहीं इसमें, ये मेरिस्टेमेटिक सेल, एपिडर्मल सेल, और कुछ भी नहीं था इसमें। तो ये क्या है? एपिडर्मल सेल, मेरिस्टेमेटिक एपिडर्मल सेल। अब मुझे बताओ, इसमें मैं आपको दो डायरेक्शन बता रहा हूं और आपको बताना है। एक बता रहा हूं इस येलो कलर से, एक सेल में ये येलो कलर से एक डायरेक्शन बता रहा हूं, और एक बता रहा हूं मान लो इस रेड कलर से। चलो लक्की बताएगी येलो वाला कौन सा एक्सिस है? वर्टिकल। वर्टिकल, या उसी को और क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। लॉन्गिट्यूडिनल, यही तो लॉन्गिट्यूडिनल, यही तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस है। अच्छा, ये वाला एक्सिस क्या है? रेड वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल। रुको इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, या इसको इधर कर देते हैं। रुको, इधर एक्सिस का नाम लिख लेंगे। हाँ, ये एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये मैं किस सेल की बात कर रहा हूं? ये मैं एपिडर्मल सेल की बात कर रहा हूं। ये सारे के सारे क्या हैं? एपिडर्मल सेल्स ऑफ एंथर, एपिडर्मल सेल्स ऑफ इमेच्योर एंथर। अभी ये मेच्योर नहीं है, इमेच्योर एंथर। ठीक है साहब। तो ये आपके क्या हो गए? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये क्या हो गए आपके? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। बताओ मुझे कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं? रिया पटेल जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होते हैं। तो पहले तो आप इस कंसेप्ट को डब्बा में घेर लें। अब मैं यहां पे एक एंथर का सेल लेके चल रहा हूं, पेरेंटल सेल, यानी कि वो कौन है? बेसिकली एपिडर्मल सेल। वो कौन है? एपिडर्मल सेल। अरे यार, ठीक है, ये एपिडर्मल पेरेंटल सेल। ये कौन है? एपिडर्मल सेल है।
एक तो यहां पे लेके चल रहे हैं एपिडर्मल सेल, और यहां पे भी लेके चलते हैं एपिडर्मल सेल, ये भी क्या एपिडर्मल सेल है। ठीक है सर, अभी बताऊंगा कि वो कौन सा है एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल। ठीक है सर, अब मुझे बताओ कि इसमें जो मैंने येलो कलर का एक्सिस बनाया है मुस्कान, ये कौन सा एक्सिस है येलो कलर का। तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। और इधर भी ये येलो वाला, सर ये भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। चलो अभी मैं पूछते जाऊंगा मुस्कान, आप ही को पूरा आंसर करना है। अब मुझे बताओ कि ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, अब मैं कह रहा हूं कि प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन ये है यहां पे, यानी कि जो सेल डिवीजन का प्लेन है वो ये है, ऐसे यहां पे पूरा का पूरा प्लेट अरेंज हुआ है, मेटाफेजिक प्लेट। और यहां पे मेटाफेजिक प्लेट कैसे अरेंज हुआ है, उल्टा बना दिया मैंने, इस वाले में मेटाफेजिक प्लेट ऐसे अरेंज हुआ, देखो ऐसे। ठीक है, और यहां पे मेटाफेजिक प्लेट कैसे अरेंज हुआ है, ऐसे। मेटाफेजिक प्लेट तो याद होगा मुस्कान, याद हाँ है कि सर। भूल गए। मेटाफेजिक प्लेट, और ये भी है मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट। अब मुझे बताओ, यहां पे मैं बना रहा हूं सेंट्रियोल पेयर, कुछ याद आया मुस्कान, कुछ याद आया, सेंट्रियोल यस पेयर। सर। और यहीं से निकलता था स्पिंडल यस फाइबर, स्पिंडल फाइबर, और वो ऐसे जाके अरेंज फाइव। होती थी, हाँ। स्पिंडल फाइबर, कुछ याद करो, स्पिंडल फाइबर यस। ऐसे जाके अरेंज होती थी, ऐसे जाके मेटाफेजिक प्लेट से अरेंज होती थी। इसमें ऐसे अरेंज होगी, ऐसे अरेंज होगी। सेल डिवीजन अब फील आ गया होगा सेल डिवीजन का। और जब दो सेल बन जाएगी तो मुझे बताओ, जो मेटाफेजिक प्लेट है वही एक्ट करेगा किसकी तरह, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। वो किसकी तरह एक्ट करेगा, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। तो मुझे बताओ पहले वाले केस में प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, मुस्कान पहले वाले केस में प्लेन ऑफ सेल डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, सर पैरेलल है। and that kind of cell division is called as periclinal division. Plane of cell division is parallel to longitudinal axis, longitudinal axis. अब बताओ, अगर मेटाफेजिक प्लेट यहां अरेंज हुआ है और यूं क्रोमोसोम का बंटवारा होगा, तो सेल आजू और बाजू में बनेंगे कि ऊपर और नीचे में बनेंगे, सर आजू बाजू। यानी कि दोनों साइड, एक अंदर एक बाहर, इधर मान लो कि हाँ। आउट है इधर इनर है, तो नए वाले सेल में एक सेल इधर और एक सेल इधर, डाउटर सेल जो बनी, न्यू डाउटर सेल, इस तरीके से बने दो डाउटर सेल अगल बगल में, ऊपर नीचे नहीं। अब दूसरे वाले केस में लक्की बताएगी, जो मेटाफेजिक प्लेट है यही किसकी तरह एक्ट कर रहा है, प्लेन ऑफ डिवीजन, perpendicular to longitudinal axis. प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। तो बताओ ये प्लेन ऑफ सेल डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू व्हाट, longitudinal longitudinal axis.
ब्लैक कलर से लिखना चाहिए था ना, चलो ठीक है, आप समझ जाना। परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो जल्दी बताओ, जो सेल बनेंगे डाउटर सेल, ऊपर और नीचे या आजू और बाजू? ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। एंड दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज टेरिक्लाइनल, सॉरी एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन। तो ये जो एंटी है, ये एंटी किसके है? अगेंस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और वो क्या होगा? उसके पैरेलल नहीं होगा तो उसके परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट्स कॉल्ड एज, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसको पढ़ो। अगले मीटिंग, अभी अगला मीटिंग 10 मिनट के लिए लूंगा, अगला मीटिंग 10 मिनट